साथियों नमस्कार। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप डी योद्धा बैच के 28वें क्लास की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने ग्रुप डी योद्धा बैच का 27वां क्लास देखा था, जहां पे हम लोगों ने ग्रुप डी पीवाईक्यू सेट 35 के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उसकी चर्चा करा था। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग ग्रुप डी पीवाईक्यू सेट 36 के जो भी महत्वपूर्ण सवाल है उसकी चर्चा करेंगे। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है सॉल्यूशन सहित पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, सेशन को शुरू करने से पहले एक छोटा सा अपडेट देना चाहूंगा कि अगर आप आगामी रेलवे भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपका टारगेट आरआरबी ग्रुप डी एएलपी टेक्नीशियन जेई जैसा एग्जाम है और आप साइंस में 100% स्कोर करना चाहते हैं, तो ये मिशन 2025 बैच आप सबों के लिए रामबाण साबित होगा। ध्यान में रखना कि इस बैच में हम आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन डिस्कशन के साथ साइंस फाउंडेशन के भी रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आपका कंसेप्ट 2 लेयर में तैयार हो और कहीं से भी सवाल पूछा जाए तो उस अधिकार आपका हो। और ध्यान रखना कि ये बैच आपको द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन से मिलेगा, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और बैच से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप इस दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और साथ ही मेरे मित्र, अगर आप इस बैच में इनरोल हो रहे हैं तो आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल जो आपके आज के इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, सेट 36 का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से किस उपकरण में विद्युत मोटर प्रयुक्त नहीं होता है। ऑप्शन है विद्युत पंखा, विद्युत मिक्सर, गैल्वेनोमीटर, कंप्यूटर। क्या होगा इसका आंसर? आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी मोटर आज के समय में एक ऐसा डिवाइस बन गया है जो हमारे सभी घरेलू उपयोग में होने वाले लगभग सभी सामानों में उपलब्ध होता है। अब चाहे हम विद्युत पंखा की बात कर लें, या फिर हम विद्युत मिक्सर की बात कर लें, या फिर हम कंप्यूटर की बात कर लें, इन सभी जगहों पे मोटर का इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर हम बात करें गैल्वेनोमीटर, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे विद्युत मोटर का इस्तेमाल नहीं होगा, इसीलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सर गैल्वेनोमीटर क्या होता है? तो आप सभी ये याद रखना, आप सभी ये याद रखना कि अगर हम लोग गैल्वेनोमीटर की चर्चा करेंगे तो आप क्या कहेंगे कि धारा की दिशा को बताता है, धारा की दिशा को बताता है, धारा की दिशा को बताता है। साथ ही आप सभी याद रखेंगे कि थोड़े परिमाण में थोड़े परिमाण में थोड़े परिमाण में धारा को भी मापता है, थोड़े परिमाण में धारा को मापता है। तो कई बार सवाल ये पूछ लिया जाता है घुमा करके कि निम्न में से कौन सी ऐसी युक्ति है जो धारा की दिशा और धारा का परिमाण दोनों मापता है। तो आप उस केस में गैल्वेनोमीटर को टिक कर सकते हो, आपका आंसर 100% सही होगा। बहरहाल जो आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ रहा है कि संचारण किस प्रकार की अभिक्रिया है। मेरे मित्र, आप सभी ये याद रखना कि संचारण को अगर हम लोग एक लाइन में परिभाषित करें तो हम लोग सीधे कहते हैं कि धातुओं पर जंग लगने की प्रक्रिया, धातुओं पर जंग लगने की प्रक्रिया, धातुओं पर जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आप सभी याद रखना, संचारण यानी कि कोरोजन कहलाती है। मेरे मित्र याद रखेंगे कि ये जो संचारण होती है इसमें धातुओं में जंग लगता है। अब आपने अपने डेली लाइफ में इस चीज को फील करा होगा कि जब लोहे से बनी हुई कोई वस्तु को आप बाहर में बहुत लंबे समय तक छोड़ देते हो तो कुछ दिनों के बाद उसके ऊपर में एक भूरा रंग का परत आ जाता है। आप कहते हो जंग लग गया, लोहा बर्बाद हो गया। ये जंग कैसे लगा? सर ये जंग जो है वो हमारे वायुमंडल के आर्द्रता और ऑक्सीजन की उपस्थिति के चलते लगा। यहां पे लोहा ने क्या करा? वायुमंडल के आर्द्रता, ह्यूमिडिटी और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा और क्या बना लिया? तो सर Fe2O3 XH2O बना लिया, Fe2O3 XH2O बना लिया। और मेरे मित्र इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। और कई बार आपके एग्जाम में जंग यानी कि रस्ट का फॉर्मूला पूछ लेता है तो आप कहेंगे Fe2O3 XH2O। ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला कि लोहा ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया, ऑक्सीजन जुटा, Fe2O3 XH2O। साथ ही मैंने बोला कि आर्द्रता की भी उपस्थिति यानी कि वाटर की भी उपस्थिति। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे तो ऑक्सीकरण हो रही है। बिल्कुल मेरे मित्र, लेकिन आप सबों को यह ध्यान में रखना होगा कि जो रस्टिंग की प्रोसेस होती है, संचारण की प्रोसेस होती है, वो रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। संचारण रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है, लेकिन हमारे ऑप्शन में रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, केवल ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो हम लोग इसी से संतुष्ट हो जाएंगे और एग्जामिनर को ऑप्शन नंबर डी लगा करके संतुष्ट कर देंगे कि भैया आपने रेडॉक्स
रिएक्शन नहीं दिया है, ऑक्सीकरण दिया है, तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर रेडॉक्स रिएक्शन की बात करेंगे तो ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों साथ होगा। तो आप सभी नोट करके लिख लेना, आप सभी नोट करके लिख लेना कि संचारण की प्रक्रिया में, या आप सिंपल कह सकते हो संचारण एक रेडॉक्स रिएक्शन, संचारण एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया है, अभिक्रिया है। अब भाई साहब जब रेडॉक्स रिएक्शन कह रहे हैं तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो इंक्लूड है इसमें, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। अच्छा, द्विविस्थापन अभिक्रिया में परेशानी है, आप कहिएगा इसमें तो और नहीं है। सर आयनों का विनिमय होता है तो द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी। बस ये याद रखना कि द्विविस्थापन अभिक्रिया की जो प्रकृति होती है ये कैसी होती है। आप सभी कहेंगे उष्माक्षेपी कह रहे हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया की प्रकृति अवक्षेपण वाली होती है। कैसी होती है चला? अवक्षेपण वाली होती है। यानी कि अगर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है तो यह संभव है कि वहां पे क्या हो, तो आप कहेंगे प्रेसिपिटेट यानी कि अवक्षेप का निर्माण हो। अपघटन अभिक्रिया की प्रकृति कैसी होगी? अपघटन मतलब टूटना, संयोजन अभिक्रिया का उल्टा है। और अपघटन होने के लिए आपको किसी न किसी रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और मेरे मित्र आप सभी याद रखना कि अपघटन अभिक्रिया की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? उष्माशोषी होती है। कैसी होती है? उष्माशोषी होती है। और मेरे मित्र विस्थापन अभिक्रिया आप कहेंगे मोर रिएक्टिव एलिमेंट के द्वारा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को किसी यौगिक से विस्थापित किया जाएगा और ऐसे केमिकल रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? वन के संबंध में पहला है कि ये जल का संरक्षण करते हैं, बिल्कुल सही है। वन जो है वो जल का संरक्षण करेंगे। आप कहेंगे सर जी धूर पढ़ा रहे हैं, वन कैसे, पेड़ पौधा कैसे जल का संरक्षण करेगा? मेरे मित्र बिल्कुल करता है। आप सभी ये ध्यान रखना कि ये जो पेड़ पौधा होते हैं, ये मैं बार बार लगातार अपने पिछले 3-4 सेशन से आपको कह रहा हूं कि पारितंत्र आपके प्रकृति में संतुलन बनाए रखता है। अब पारितंत्र आपके प्रकृति में संतुलन बनाए रखता है तो आप सबों को मालूम है कि जल के वाष्पन के लिए हवा का होना बहुत ही जरूरी है। और हवा आप कहेंगे सर पेड़ पौधा रहेगा तो अधिक अच्छे तरीके से मिलेगा। तो मेरे मित्र डायरेक्टली इनडायरेक्टली सभी चीज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आप सभी ये कह सकते हैं कि सर जल के संरक्षण में वनों का भी अहम उपयोगिता होता है। वन जीव समूह की विशाल विविधता को बनाए रखता है। बिल्कुल, अगर जंगल है तो वहां पे अलग अलग प्रकार के मतलब जीव पाए जाएंगे और जो अलग अलग प्रकार के जीव होंगे तो आप सभी कहेंगे सर यही तो जीवों में विविधता है। मेरे मित्र ध्यान देना, ये मृदा का संरक्षण नहीं करते हैं, ये गलत कथन दिया है। वन जो है, जंगल जो है, वो मृदा का संरक्षण करते हैं। ये मृदा को उड़ने से बचाते हैं, ये मृदा को एक जगह से दूसरी जगह जाने से बचाते हैं। क्योंकि मेरे मित्र जो पेड़ के जड़ होते हैं वो मिट्टी को मजबूती से पकड़े हुए रहते हैं, इसीलिए थोड़ी सी हवा में मिट्टी को उड़ने से कौन बचाता है? पेड़ का जड़ बताता है। तो जो कहा जाए कि ये मृदा का संरक्षण नहीं करते, ये बिल्कुल गलत है। मृदा का संरक्षण करते हैं। फिर है कि ये विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्रदान करते हैं, ये भी बात सही है। तो आप कहेंगे सर सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत कथन चूज करना था और गलत कथन ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि यौगिक एक्स का उपयोग कांच और साबुन उद्योग में किया जाता है। इस यौगिक में क्रिस्टल जल के 10 अणु मौजूद होते हैं। इसके विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है। यौगिक एक्स की पहचान कीजिए। क्या यह सवाल आपसे ना बनेगा? ऑप्शन क्या होगा इसका सही? ऑप्शन में है धोवन सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा और साथ में आपका ब्लीचिंग पाउडर। क्या कहोगे कि गुरुजी सब कुछ तो ठीक है, लेकिन यहां जो हिंट दे दिया कि सर इसके क्रिस्टल में 10 अणु मौजूद होते हैं, तो हम सभी क्या कहेंगे कि जो यौगिक की बात करी जा रही है वो Na2CO3 10H2O है, जिसको हम लोग वाशिंग सोडा के रूप में जानते हैं। जिसको हम लोग किस रूप में जानते हैं? वाशिंग सोडा के रूप में जानते हैं। और इस वाशिंग सोडा का इस्तेमाल कागज और कांच उद्योग में किया जाता है। ठीक है। साथ ही मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं कि सर इस वाशिंग सोडा का उपयोग जो है वो जल की अस्थाई कठोरता दूर करने के लिए भी किया जाता है। जल की अस्थाई कठोरता दूर करने के लिए भी किया जाता है। जल की अस्थाई कठोरता दूर करने के लिए भी किया जाता है। और साथ में मेरे मित्र आप सभी ये याद रखना कि ये जो वाशिंग सोडा है इसकी प्रकृति कैसी होती है? आप सभी कहेंगे गुरुजी क्षारीय होती है। तो जो सवाल आपसे पूछ रहा है कि यौगिक एक्स का उपयोग कांच और साबुन उद्योग में किया जाता है, इस यौगिक में क्रिस्टलन जल के 10 अणु मौजूद होते हैं, 10H2O होता है, इसके विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है, मतलब क्षारीय है। यौगिक एक्स की पहचान कीजिए। आप कहेंगे धोवन सोडा, सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करी गई है। मेरे मित्र याद रखना कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH
इसी को क्या कहते हैं चला, कास्टिक सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा कहते हैं। याद रखना इस कास्टिक सोडा का क्या यूज है, तो मेरे मित्र धातुओं से ग्रीस हटाने में, धातुओं से ग्रीस हटाने में, धातुओं से ग्रीस हटाने में, कृत्रिम फाइबर बनाने में, कृत्रिम फाइबर बनाने में किसका इस्तेमाल होता है, आप सभी याद रखना कास्टिक सोडा यानी कि सर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका इस्तेमाल होता है। साबुन, साबुन बनाने में भी इसका सर इस्तेमाल किया जाता है, कई जगहों पे कास्टिक सोडा का इस्तेमाल होता है। बेकिंग सोडा मेरे मित्र याद रखेंगे कि जब हम लोग बेकिंग सोडा की बात करेंगे तो बेकिंग सोडा के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या लिखेंगे सर, NaHCO3। इसका उपयोग कहां पे होगा, अगर हम बेकिंग सोडा के यूज की बात करेंगे तो इसका उपयोग कहां पे होगा, बेकिंग पाउडर बनाने में होगा। कहां होगा, बेकिंग पाउडर बनाने में होगा। साथ में मेरे मित्र इसका उपयोग सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में होता है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में होता है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में होता है, ठीक है। और मेरे मित्र इसी बेकिंग सोडा का उपयोग हम लोग एंटासिड के रूप में भी करते हैं। पेट में अगर अपच हो जाता है, तो आप लोगों ने कई बार ऐसा सवाल पूछा होगा कि आपके घर में कोई व्यक्ति है, रात में अधिक खाना खा लिया, अपच का शिकार हो गया, तो आपके पास नींबू का घोल है, बेकिंग सोडा का घोल है और कोई और अन्य पदार्थ का घोल है, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, तो आप कहेंगे एंटासिड के रूप में गुरुजी ने बताया था बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, तो बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करेंगे। ब्लीचिंग पाउडर रासायनिक उद्योग में सर ये ऑक्सीकारक के रूप में कार्य किए जाते हैं, ब्लीचिंग पाउडर ऑक्सीकारक के रूप में कार्य होते हैं, ये चीज ध्यान में रखना। रोगाणुनाशक कीटाणुनाशक के रूप में भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कि पादपों में उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है। पहला है कि अपशिष्ट उत्पाद पुराने जाइलम में राल और गोंद के रूप में संचित हो सकते हैं। दूसरा है प्रकाश संश्लेषण का अपशिष्ट उत्पाद स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है। अपशिष्ट उत्पाद कोशिकीय रिक्तिकाओं में संचित होता है। चौथा है अपशिष्ट उत्पाद झरने वाली पत्तियों में संचित हो सकते हैं। अब मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान रखना कि जिस तरह हमारे बॉडी में वेल डिफाइंड एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उस तरह प्लांट के बॉडी में वेल डिफाइंड एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है। पौधे के शरीर के अलग अलग भागों में क्या होती है, जो पौधे के उत्सर्जी पदार्थ होते हैं ये स्टोर होते हैं। पौधे के वैक्यूल्स यानी कि रिक्तिका में भी उत्सर्जी पदार्थ स्टोर होते हैं, पौधे के पुराने जाइलम में भी उत्सर्जी पदार्थ स्टोर होते हैं, और साथ ही साथ पौधे के पत्तियों में भी उत्सर्जी पदार्थ स्टोर होते हैं। तो मेरे मित्र यहाँ पे जो सवाल है कि पादपों में उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है। पहला है कि अपशिष्ट उत्पाद पुराने जाइलम में राल, रेजिन और गोंद के रूप में संचित हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण के अपशिष्ट उत्पाद स्टार्च के रूप में संचित होते हैं, कभी संभव नहीं है मेरे मित्र प्रकाश संश्लेषण के अपशिष्ट उत्पाद स्टार्च के रूप में संश्लेषित हो। पहला चीज तो यह ध्यान रखना कि प्रकाश संश्लेषण का जो बाय प्रोडक्ट अपशिष्ट उत्पाद होता है वो ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन हमारे ऑक्सीजन साइकिल को तैयार करता है, जिस वजह से हम सभी जिंदा हैं। प्रकाश संश्लेषण का अपशिष्ट पदार्थ स्टार्च के रूप में संचित नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान जो बना हुआ ग्लूकोज होता है मेरे मित्र वो स्टार्च के रूप में संचित होता है, न कि अपशिष्ट पदार्थ। तो आप कहेंगे सर दिस स्टेटमेंट इज टोटली रॉन्ग, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, अपशिष्ट उत्पाद कोशिकीय रिक्तिकाओं में संचित होते हैं, बिल्कुल, और इसीलिए जो प्लांट की कोशिका रिक्तिका होती है, वैक्यूल्स होती है, वो जंतुओं से बड़ा होता है। नेक्स्ट, अपशिष्ट उत्पाद झरने वाली पत्तियों में संचित होते हैं, बिल्कुल सही है। आपको गलत कथन चूज करना था, आप सभी कहेंगे सर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, बड़ा ही लॉलीपॉप सा सवाल कि ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। O3 को चिला आप सभी कहेंगे ओजोन कहेंगे, और ये जो ओजोन है ये क्या है, तो आप याद रखना ऑक्सीजन का अपरूप। क्या है, ऑक्सीजन का अपरूप, एलोट्रॉप्स ऑफ ऑक्सीजन। ध्यान रखेंगे आप सभी कि सवाल आपसे ये है कि ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होंगे। आप कहेंगे जब फॉर्मूले O3 होता है तो हम कहेंगे 3 परमाणु होंगे। अब ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 16 होता है, तो ओजोन का अनुभार कितना होगा। आप सभी याद रखना कि ओजोन का अनुभार 48 यूनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 48 यू, ये चीज ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कि समूह 7 की धातुओं के त्रिक में निम्न में से समूह 2 की धातुओं के त्रिक में निम्न में से कौन से तत्व शामिल हैं। कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, फिर है आपका कार्बन, कैल्शियम और कॉपर, फिर है आपका सल्फर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और आयोडीन। क्या कहिएगा कि गुरुजी समूह 2 की बात करी जा रही है, और ये कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम ये दोनों ही समूह 2 में है, और ये क्या है सर, डोब्राइनर के ट्राइड है।
डॉबराइनर के ट्राइड की बात करें तो 3 ट्राइड है। कौन कौन सा? तो मैंने आपको कई बार ट्रिक बताया है, ठीक है। लीना के कैसरबा, लीना के कैसरबा, चल ब्रो आयोडीन लाने। तो मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखना कि ये जो हैं ये क्या हैं? डॉबराइनर के ट्राइड हैं, डॉबराइनर के त्रियक हैं, डॉबराइनर के त्रियक हैं। ये चीज आप सभी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और ये जो कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम है ये आपको वर्ग 2 में मिल जाते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आप कहेंगे वर्ग 17 में मिल जाते हैं। तो सवाल आपसे वही है कि समूह 2 की धातुओं के त्रिक में निम्न में से कौन से तत्व शामिल है? कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होने वाली प्रकाश किरण के लिए इनमें से कौन से कथन हमेशा सही होंगे? आपतन कोण, आपतन बिंदु पर आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण है, बिल्कुल ये हमेशा सही होगा। आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होता है, ये हमेशा गलत होगा। जरूरी नहीं है कि आपतन कोण और निर्गत कोण बराबर हो। फिर है कि विचलन कोण आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण होता है, बात बिल्कुल सही है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से कथन हमेशा सही होंगे, तो आप कहेंगे सर 1 और 3 हमेशा सही होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अब आप कहिएगा कैसे सही होंगे? तो मेरे मित्र ये देखो कि ये आपका प्रिज्म है, ये आपका क्या है? प्रिज्म है। और आप सभी ये ध्यान देना, ये हमारा आपतन बिंदु हो जाएगा। अब आपतन बिंदु पर कोई अभिलंब खींचे तो आप सभी कहेंगे कि सर ये प्रिज्म से इसमें जाएगी और ये फिर इधर निकलेगी। मेरे मित्र ये ध्यान दो कि यहां जो एंगल बन रहा है आपतित किरण और अभिलंब के बीच, ये क्या होगा? हमारा आपतन कोण। ये क्या होगा? आपतन कोण। ध्यान रखना, ये इस माध्यम में गई है तो ये वाली किरण क्या होगी? अपवर्तित किरण। क्या होगी? अपवर्तित किरण। और मेरे मित्र याद रखना कि ये वाली किरण क्या होगी? ये प्रिज्म से बाहर निकल रही है, इसको हम लोग निर्गत किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? निर्गत किरण। तो आपतन कोण जो है वो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण है। अब यहां पे अपवर्तन कोण की बात करेंगे तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण होगा। अब विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन की बात करेंगे तो ये जो आपका आपतित किरण है इसको आप इधर बढ़ाओ, इसको आप इधर बढ़ाओ, ठीक है। और इस निर्गत किरण को आप इधर बढ़ाओ। आप देखो यहां पे एक एंगल बन रहा है और मेरे मित्र इसी एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन यानी कि विचलन कोण कहते हैं। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण क्या कहलाता है? आप सभी ध्यान रखना सर, एंगल ऑफ डेविएशन विचलन कोण कहलाता है। इसीलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछ रहा है कि फेफड़ों में मौजूद वे गुब्बारे जैसी संरचनाएं क्या कहलाती है जहां गैसों का विनिमय होता है? आप सभी लंग्स में देखे होंगे कि लंग्स में आपको इस तरह से एक छोटी छोटी संरचनाएं देखने को मिलती है। लंग्स में आपको इस तरह से एक छोटी छोटी संरचनाएं, मतलब गुब्बारा जैसा संरचना देखने को मिलता है। मेरे मित्र इसको कुपिका कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्वेली। जो क्या करता है? तो आपके श्वसन के लिए एक बहुत बड़ा सतही क्षेत्रफल तैयार करता है। इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। श्वास नली, जो मेरे मित्र जिसके थ्रू श्वास अंदर जाता है, श्वास नली में क्या होते हैं? याद रखना, उपास्थि के छल्ले होते हैं। सर ये उपास्थि के छल्ले क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं, यहाँ पे 2 हाथ तो आपको थोड़ा सा लगेगा कठोर चीज है। ये उपास्थि के छल्ले हैं इसीलिए कि सांस लेते और छोड़ते वक्त ये पिचक ना जाए, इसीलिए क्या किया जाता है सर? श्वास नली में उपास्थि के छल्ले मौजूद होते हैं। अब मेरे मित्र श्वसनी, इसी को हम लोग ब्रोंचियोल्स कहते हैं। पक्षमाप, तो ये ध्यान में रखना कि आपके श्वसन तंत्र में किस प्रकार के उपकला उत्तक पाए जाते हैं? पक्षमाभी स्तंभाकार उपकला उत्तक पाए जाते हैं। याद रखना कि श्वसन तंत्र में पक्षमाभी स्तंभाकार उपकला उत्तक पाया जाता है। पक्षमाभी स्तंभाकार उपकला उत्तक पाया जाता है, ये चीज ध्यान में रखेंगे, ठीक है। श्वसन तंत्र स्पेशली हम लोग किसकी बात करेंगे? तो आप सभी कहेंगे सर श्वास नली में हमें क्या देखने को मिलेगा? पक्षमाभी स्तंभाकार उपकला उत्तक देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भूपर पट्टी में खनिजों के रूप में केवल डैश कार्बन होता है। मेरे मित्र याद रखना आप सभी कि भूपर पट्टी में यानी कि अर्थ के क्रस्ट में खनिज के रूप में कार्बन की परसेंटेज 0.02% होती है। वायुमंडल की अगर हम लोग बात करेंगे, वायुमंडल की बात करेंगे तो आप सभी याद रखना कि वायुमंडल में हम लोग CO2 की परसेंटेज लगभग कितना लेते हैं? 0.03%। कितना लेते हैं हम लोग? 0.03%। जबकि अगर हम भूपर पट्टी अर्थ क्रस्ट की बात करेंगे तो आप सभी क्या कहेंगे? सर 0.02%।
अब मेरे मित्र ये याद रखना कि यहाँ पे कार्बन की बात करी जा रही है, कार्बन मुक्त रूप में किस अवस्था में मिलेगा, तो याद रखना कार्बन मुक्त रूप में, कार्बन मुक्त रूप में हीरा, हीरा ग्रेफाइट, हीरा ग्रेफाइट एवं कोयला के रूप में पाया जाता है। हीरा ग्रेफाइट एवं कोयला के रूप में पाया जाता है, कोयला के रूप में पाया जाता है। और मेरे भाई आप सभी ये याद रखना कि संयोजित अवस्था में ये कैसे मिलेगा, संयोजित अवस्था में, संयोजित अवस्था में, संयोजित अवस्था में कार्बन, संयोजित अवस्था में कार्बन कार्बोनेट खनिज के रूप में पाया जाता है। किस रूप में, कार्बोनेट खनिज के रूप में पाया जाता है, कार्बोनेट खनिज के रूप में पाया जाता है। ये चीज आप सभी ध्यान में रखना। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 11, बड़ा ही सरल सा सवाल। निम्नलिखित के लिए सही लेवल की पहचान कीजिए। सर ये जो डायग्राम दी गई है ये फ्लावर का आप सभी कहेंगे फीमेल वाला हिस्सा है, और अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया कि ये वाली संरचना आप कहेंगे वर्तिकाग्र है, और ये वाली संरचना आप कहेंगे गुरुजी ये वर्तिका है, और इस वाली संरचना को हम लोग अंडाशय कहते हैं। तो हमें नहीं लगता है कि इसमें आपको कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए। आप सभी क्या कहेंगे, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय ऑप्शन नंबर बी में है, तो बिना कुछ सोचे समझे हम ऑप्शन नंबर बी कहेंगे। ध्यान रखना इस पूरी संरचना को क्या कहा जाता है, फ्लावर के लिए आप सभी कहेंगे स्त्री केसर। क्या कहा जाता है इसको, स्त्री, स्त्री केसर कहा जाता है। ये चीज ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछ रहा है कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन डोब्राइनर त्रिक बनाते हैं। बिल्कुल बनाते हैं, आपने अभी जस्ट देखा है कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आवर्त सारणी के वर्ग 17 में होते हैं, और ये डोब्राइनर का एक ट्राइड भी है। तो कह रहा है कि क्लोरीन और आयोडीन के परमाणु द्रव्यमान का औसत डैश के सन्निकट होता है। अब मेरे मित्र जो डोब्राइनर ने ट्राइड रूल दिया था उसमें यह बताया कि अगर तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो बीच वाले तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो किनारे के दोनों ही तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत होगा। तो मेरे मित्र अगर हम ब्रोमीन के परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो ये लगभग 79.09 होता है। तो आप सभी कहेंगे कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब मन में आएगा कि डोब्रेनर ट्राइड के अनुसार कैसे सॉल्व करेंगे। तो चला क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होगा वो 35.5 लेंगे, आयोडीन का जो एटॉमिक मास होगा वो हम लोग 127 लेते हैं। अकॉर्डिंग टू डोब्राइनर ट्राइड रूल आप सभी कहेंगे कि सर ब्रोमीन का जो एटॉमिक मास होगा वो 127 प्लस 35.5 बटा 2 हो जाएगा। हालांकि ये तो वैल्यू ज्यादा आपका हो जाएगा, मतलब 81 पॉइंट समथिंग आएगा, 81 पॉइंट आप कह सकते हो समथिंग, 81 पॉइंट समथिंग। लेकिन ध्यान रखना कि ये 81 किसके निकट होगा, 79.9 के। तो इस हिसाब से भी आप आंसर दे सकते हो। हालांकि डोब्रेनर ट्राइड में यही एक आप कह सकते हो त्रुटि आ रहा था लगातार कि कुछ एक तत्वों के लिए तो एग्जैक्ट वैल्यू बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान किनारे के दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत हो जाता था, लेकिन ऐसे तत्वों के लिए नहीं हो पाता था, इसीलिए डोब्रेनर ट्राइड फेल हो गया। तब कौन आए थे, न्यूलैंड आए थे। बहरहाल अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बेकिंग सोडा का उपयोग नहीं है, बताओ ना बनेगा। आप कहेंगे ये सेशन में गर्दा उड़ाए हैं, क्या कहिएगा कि पेयजल को कीटाणु मुक्त बनाने के लिए कभी भी हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जबकि सोडा एसिड अग्निशामक में बिल्कुल करेंगे, एंटासिड के रूप में बिल्कुल करेंगे। राइट आंसर आप कहिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कि 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है, इस संयोजन का प्रतिरोध डैश होगा। इस क्वेश्चन का आंसर चला जी आप लोग दीजिएगा। सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि समान लंबाई और समान मोटाई वाले 3 तार ए बी सी के प्रतिरोध क्रमशः 0.5 ओम, 0.2 ओम और 1.0 ओम है, उनकी प्रतिरोधकताएं डैश होगी। मेरे मित्र क्वेश्चन में है कि समान लंबाई और समान मोटाई वाले 3 तार, मतलब साफ है कि समान लंबाई और समान मोटाई का कह रहा है कि तार की प्रकृति एक है, तो आप कहेंगे सर सभी के लिए प्रतिरोधकताएं क्या होगी, समान होगी। अब चूंकि सबका प्रतिरोध अलग अलग है, सबका प्रतिरोध क्या है, अलग अलग है, लेकिन मोटाई और लंबाई समान है, तो आप कहेंगे सर सबका जो रो होगा वो समान होगा। तो मेरे मित्र आप सभी कहेंगे इसका मतलब ये हुआ कि गुरुजी यहाँ पे जो R1 is to R2 is to R3 होगा वो किसके बराबर होगा, रो 1 is to रो 2 is to रो 3 के बराबर होगा। अब इसका कंसेप्ट एक ही है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है समान लंबाई और समान मोटाई वाले 3 तार। तो जब
तीन तार का ऐसा टुकड़ा हो जिसकी लंबाई और मोटाई समान हो, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि सर उसकी जो प्रतिरोधकताएं होगी वो समान होगी, चाहे उसका प्रतिरोध कुछ भी क्यों ना हो। तो अब मेरे मित्र ये कहा जा रहा है कि समान लंबाई और समान मोटाई वाले तीन तार ए बी सी के प्रतिरोध क्रमशः इतना है, तो इनकी प्रतिरोधकताएं डैश होगी। आप कह रहे हैं कि प्रतिरोध का अनुपात प्रतिरोधकता के अनुपात के बराबर होगा, तो प्रतिरोध का अनुपात 0.5:0.2 1.0 इक्वल टू ρ1:ρ2:ρ3। आप कहेंगे गुरुजी इसका अगर हम लोग रेशियो लेंगे तो सिंपल 5:2:10 कहेंगे। 5:2:10, दैट मींस राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है निम्नलिखित में से किस कोशिकीय घटक को कोशिका के प्रोटीन के कारखाना के रूप में जाना जाता है? हा क्या कहिएगा? राइबोसोम इज नोन एज द प्रोटीन फैक्ट्री, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, गोल्जी बॉडी आप सभी कहेंगे सर ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं इसको हम लोग, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी गोल्जी बॉडी को बोला जाता है। हरित लवक क्या करता है? तो सर प्रकाश संश्लेषण की शुरू से लेकर अंत तक की प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट हरित लवक में ही संपन्न होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 की एक प्रकाश किरण 12 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण के ध्रुव P पर इसके मुख अक्ष के समांतर आपतित होती है। परावर्तन के बाद यह दर्पण के मुख अक्ष पर स्थित बिंदु Q से आती हुई प्रतीत होती है। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए PQ क्या होगा? घबराना नहीं, बहुत ही सरल सा सवाल है कि एक प्रकाश किरण एक 12 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण ध्रुव P पर इसके मुख अक्ष के समांतर आपतित होती है। चला जी, ये हमारा P, ये हमारा F, ये हमारा C। क्वेश्चन में कह दिया है कि P से लेकर के C तक की दूरी कितनी? आप सभी कहेंगे 12 सेंटीमीटर। तो इसकी जो फोकस दूरी होगी वो कितनी होगी? आप कहिएगा आधा, 6 सेंटीमीटर। अब मेरे मित्र क्या रहा है कि कोई प्रकाश की किरण जो है वो इसके मुख अक्ष के समांतर आपतित हो रही है, दर्पण के मुख अक्ष पर स्थित बिंदु Q से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो भाई मेरे ये जो आप कह रहे क्वेश्चन में कि एक प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, तो ये अब परावर्तित इस तरीके से होगी और ये आपको लगेगा यहां से आ रही है, ये आपको यहां से लगेगा और इस बिंदु को क्वेश्चन में Q कहा जा रहा है। तो PQ फोकस दूरी कितनी? आप कहेगा 6 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण है तो इसकी फोकस दूरी धनात्मक होगी, वक्रता त्रिज्या धनात्मक होगी। तो हमें ऋणात्मक का तो कोई सीन देखना ही नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में पहले उत्तल दर्पण की बात करी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि राइजोपस नामक ब्रेड फफूंद में इनमें से किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन प्रदर्शित होता है? आप कहेंगे सर स्पोर फॉर्मेशन यानी कि बीजाणु निर्माण। रीजनरेशन की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर बडिंग में बडिंग कह रहे हैं, जो हमारा हाइड्रा होता है उसमें मुकुलन और पुनरुद्भवन यानी कि रीजनरेशन दोनों तरीका से प्रजनन होता है। विखंडन आप सभी कहेंगे अमीबा में, लेशमानिया में, प्लाज्मोडियम में, इन सभी में क्या होता है सर? विखंडन की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि किसी प्रतिरोध के सिरों पर विभवपात और संगत धाराओं का मान निम्न तालिका में दिए गए हैं। यदि प्रतिरोध ओम के नियम का पालन करता है तो x और y के मान क्रमशः डैश हैं। अब ऐसे सवाल को देख के आपको घबराना नहीं है, ऐसे सवाल को देख के आपको घबराना नहीं है, बस कंसेप्ट पे भरोसा करना है। मेरे मित्र कहा जा रहा है कि किसी प्रतिरोध के सिरों पर विभवपात और संगत धाराओं के मान निम्न तालिका में दिए गए हैं। अब यहाँ पे वोल्टेज दिया गया है, यहाँ पे धारा दिया गया है। अब ध्यान दो कि यहाँ पे ओम के नियम का पालन हो रहा है, तो आप सभी कहेंगे कि ओम के नियम का पालन हो रहा है तो प्रत्येक स्थिति में आर समान होगा। प्रत्येक स्थिति में आर क्या होगा? समान। क्यों? क्योंकि सर ओम के नियम से भी समानुपाती आई होता है, भी समानुपाती आई। तो हम लोग इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तभी ना कहते हैं कि सर V इक्वल टू आई आर होगा और R जो है वो V बटा I के बराबर होगा। आप कहेंगे बिल्कुल। अब मेरे मित्र यहाँ पे एक वैल्यू x दिया हुआ है और यहाँ पे वैल्यू सर y दिया गया है और यही x y आपको बताना है, ऊपर वोल्टेज नीचे धारा। अब आप क्या कहेंगे कि गुरुजी पहले तो हम R निकाल लेते हैं। अब देखो कि अगर हम इस वैल्यू के साथ जाएं तो R तो प्रत्येक के लिए समान होगा क्योंकि ओम के नियम का पालन कर रहा है और ओम के नियम का कांस्टेंट है R। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी चूंकि R इक्वल टू V बाय I है तो पहला वोल्टेज 0.8, दूसरा का I 0.2, पॉइंट हटा 2 चौका 8। सर प्रत्येक वैल्यू के लिए जो प्रतिरोध होगा वो 4 ओम होगा। प्रत्येक के लिए प्रतिरोध क्या होगा? 4 ओम। क्यों? क्योंकि ये ओम के नियम का नियतांक है। अब मेरे मित्र आप सभी ध्यान दो कि अगर आप x निकाल रहे हो तो आप क्या कहोगे कि गुरुजी R तो हमारा 4 ओम ही होगा। R हमारा क्या होगा? 4 ओम ही। अब वोल्टेज के जगह हम
x रख देते हैं वोल्टेज के जगह x, और I हमारा 0.6। क्या कहोगे? आप कहोगे कि सर R का वैल्यू 4 है, R का वैल्यू 4 है, और x 0.6 सॉरी x बटा 0.6, x इक्वल टू 0.6 इंटू 4, ये हो जाएगा 2.4। अब फिर मेरे मित्र R का वैल्यू तो सेम रहेगा, और यहां पे हमारा जो वोल्टेज है वो 4.8 है, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी एक बार फिर से 4 इक्वल टू वोल्टेज हम 4.8 रखेंगे, और यहां पे y रख देंगे। 4y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4.8, और y इक्वल टू 4.8 बटा 4। ध्यान दो, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 40 हो जाएगा, और आप कहेंगे कि गुरुजी ये 12 चौका 48 हो जाएगा, 4 दहें 40, ये 1.2। आप देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में 2.4 और 1.2 है। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए में। जब ओम के नियम का पालन किया जा रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे कि सर प्रतिरोध हमारा नियत होगा, और जब हमको प्रतिरोध मालूम है और वोल्टेज और आई में से कोई एक ना दिया हो तो हम तो आसानी से निकाल सकते हैं। सिंपल फॉर्मूला तो यही है कि इस तीनों में से कोई दो दिया हुआ रहे तो एक आसानी से निकल जाएगा। अब जो एक है उसको एकदम क्वेश्चन के फॉर्मेट में दिया है, तो हम लोगों ने कंसेप्ट से उसका तोड़ निकाल लिया। नेक्स्ट सवाल देख लो, क्वेश्चन नंबर 20, बताओ ना बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाशीय घटना वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूर्य की दृश्यता को प्रभावित करता है? वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूर्य का दिखना और वास्तविक सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक सूर्य का दिखते रहना वायुमंडलीय अपवर्तन के चलते होता है, और इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के चलते मेरे मित्र आपका जो हीरा है वो चमकीला नजर आता है, हीरा चमकीला नजर आता है। इसी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है, ऑप्टिकल फाइबर काम करता है। मेरे मित्र प्रकाश के प्रकीर्णन के चलते आप सभी कहते हैं कि हमें बादलों का रंग सफेद, आकाश का रंग नीला, ये सब दिखाई पड़ता है। अगर यही वायुमंडल ना हो तो हम कहेंगे सर आकाश का रंग काला दिखाई पड़ेगा। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, आप कहेंगे प्रकाश के श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में टूट जाना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है आपसे कि फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या होगी? फोकस दूरी एक प्रकार का लेंथ ही है, पोल से लेकर के फोकस तक का, तो आप कहेंगे लेंथ का एसआई यूनिट हम लोग मीटर लेते हैं, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि किसी क्षण चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, बिल्कुल सही है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती है, बिल्कुल सही है। मेरे मित्र दोनों स्टेटमेंट सही है, दैट्स व्हाई राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। आपको मैंने कई बार बताया कि चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, इसीलिए आप सभी याद रखना कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है आपका, आप कहेंगे एक सदिश राशि है। क्या है? एक सदिश राशि है। और चुंबकीय क्षेत्र जब भी बनता है तो वो एक बंद वक्र बनता है। जैसे कि आप देखो कि ये आपका नॉर्थ पोल और ये आपका साउथ पोल, यहां से निकला चुंबकीय क्षेत्र रेखा और यहां से निकला, तो ये आप क्या देख रहे हो कि गुरुजी एक बंद वक्र बन रहा है, तो हम कहेंगे दोनों स्टेटमेंट सही है। दैट्स व्हाई राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, ब्यूटेन और पेंटेन के समावयवियों की कुल संख्या क्रमशः कितनी है? ब्यूटेन और पेंटेन, ब्यूटेन के 2 समावयवी होते हैं और पेंटेन के सर ब्यूटेन के 2 समावयवी होते हैं, ये ध्यान में रखना। ब्यूटेन के 2 समावयवी और पेंटेन के कितने होते हैं सर? 3 समावयवी होते हैं, और आप कहिएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सर समावयवी क्या होता है? तो वैसे कार्बनिक यौगिक जिसका अणुसूत्र समान हो लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाता है सर? समावयवी, और यह घटना समावयवता कहलाती है। और याद रखेंगे कि ब्यूटेन के 2 समावयवी और पेंटेन के 3 समावयवी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि एक स्वस्थ वयस्क का वृक्क प्रतिदिन 180 लीटर निस्यंद उत्पन्न करता है, लेकिन वह व्यक्ति 1 लीटर या 1.5 लीटर मूत्र ही बाहर निकलता है। पुनः अवशोषित निस्यंद की मात्रा किन कारणों पर निर्भर करती है? मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि हमारे बॉडी में प्रतिदिन 180 लीटर फिल्ट्रेशन का कार्य होता है, लेकिन यूरिन के रूप में शरीर से केवल 1 से 1.5 लीटर ही यूरिन हमारे बॉडी से बाहर आता है। तो फिर ये 180 लीटर फिल्ट्रेशन का क्या मतलब है? आप सभी को मैंने बता रखा है कि आपकी जो किडनी है वो 3 चरणों में काम करती है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सेक्रेशन।
ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के दौरान उच्च दाब पर आपका रक्त फिल्टर होता है। फिल्टर होने के बाद भी इसमें सर बहुत सारे आप कह सकते हो घुलित मात्रा में लवण, प्रोटीन और उपयोगी पदार्थ, जल वगैरह की मौजूदगी होती है, जिसको जो नलिकाकार संरचना होती है ब्रिक की वो क्या करता है, अवशोषित करता है और फिर कुछ ऐसे पदार्थ रिलीज करते हैं जो यूरिन का फॉर्मेशन करता है, जिसको ट्यूबुलर सेक्रेशन के रूप में देखते हैं। अब कितनी पदार्थ अवशोषित की जाएगी ये डिपेंड किस पे करेगा, तो आप सभी याद रखना अतिरिक्त जल की मात्रा और उत्सर्जित किए जाने वाले घुलित अपशिष्ट की मात्रा, इस दोनों पर निर्भर करेगी। इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 आपसे कह रहा है कि लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अपक्षेपित यौगिक का नाम बताइए। ना बनेगा, क्या कहिएगा कि गुरुजी लेड नाइट्रेट PbNO3 होल 2 पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करेगा, ये क्या बनाएगा, आप कहेंगे PbI2 लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप और KNO3 यानी कि पोटेशियम आयोडाइड, ये कैसा बनेगा सर, आप सभी कहेंगे गुरुजी लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनेगा। इसलिए जो हमसे सवाल पूछ रहा है इसका सीधा सा आंसर क्या होगा, लेड आयोडाइड, ऑप्शन नंबर बी। तो मेरे भाई आपके आज के इस सेशन में टोटल 25 सवाल थे, जिसको आप लोगों ने हमारे साथ डिस्कस कर लिया है और मुझे उम्मीद है कि ऐसे सवाल अगर दोबारा आपको दिख जाए तो आप उसका गर्दा उड़ा देंगे। साथ ही उम्मीद ये भी करेंगे कि ये सेशन आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।